आबंध कोण। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले कक्षकों के मध्य बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। आप देखें क्या करें, केंद्रीय परमाणु कौन सा है यहाँ पर, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के आसपास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन। इन्होंने आपस में कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, वो बॉन्ड क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल या फिर आबंध कोण कहलाता है। और जल में आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में आबंध कोण कितना है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री जल में आबंध कोण होता है। आबंध एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी, अब ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। बॉन्ड बना, कुछ एनर्जी बाहर निकली, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। तो आबंध एंथैल्पी गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के मध्य विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है। एक मोल गैसियस जो मॉलिक्यूल है उसमें से दो एटम, उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी या आबंध एंथैल्पी कहलाती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसकी बॉन्ड एंथैल्पी 435.8 किलोजूल पर मोल है। ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी 498 किलोजूल पर मोल है, और इसी प्रकार से नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी 946 किलोजूल पर मोल है। आपकी बात क्या समझ में आ रही हो, यहाँ पर ध्यान से देखो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे क्या बढ़ती जा रही है, बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ती चली जा रही है। आप देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और जैसे जैसे ये बढ़ती बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल, तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती चली जा रही है। बहुपरमाणविक अणुओं में माध्य अथवा औसत आबंध ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसको समझो, जैसे मानो H2O है, H2O में ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आप पहले हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ो, उसके लिए मानो आवश्यक है 497, दूसरे वाले के लिए 497 नहीं होगी, अब की बार कम होगी, वो मानो हम कहें 427 है एग्जाम्पल के रूप में। तो इन दोनों का क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, 497 प्लस 427/2। तो उससे हम क्या निकालते हैं, माध्य अथवा औसत आबंध ऊर्जा निकाल लेते हैं, CCl4 या CH4। अब इसमें पहला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, इन चारों की अलग अलग होगी, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, इनका मीन निकाल लेंगे, पहले का प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा अपन 4 कर लेंगे, तो उसकी आ जाएगी औसत या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आ जाती है। आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर। सहसंयोजक आबंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंध की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। जैसे हमने पहले भी बात की, ऑक्सीजन में 2 आबंध हैं, हाइड्रोजन में 1 है और नाइट्रोजन में 3 आबंध हैं। सम इलेक्ट्रॉनी अणुओं में आबंध कोटि का मान समान होता है। F2 तथा O2 माइनस में आबंध कोटि 1 है। F2 में और O2 माइनस में, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स में हमेशा बॉन्ड ऑर्डर समान होता है। इसी प्रकार से N2CO और NO+, इनमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है। क्यों, क्योंकि इनमें सब ये कैसे हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और इसके आगे आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध एंथैल्पी बढ़ती है। जैसे हमने पहले भी कहा कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आबंध एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है, और जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतने ही एटम्स पास पास आएंगे, और जितने एटम पास पास आएंगे उतनी उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। यानी कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की कम होगी, और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की कम होगी। ये आप कार्बन वाले केस में भी पढ़कर आए हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ आप जानते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 133 पिकोमीटर है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ये 120 पिकोमीटर होती है। यानी कि आबंध कोटि बढ़ने से जो आबंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ है वो घटती चली जाती है। अनुनादी संरचनाएं। जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सके तो समान ऊर्जा
नाभिकों की समान स्थितियों तथा समान आबंधी तथा अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली कई संरचनाएं विहित संरचनाओं के रूप में लिखी जाती हैं। इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को हम एक लुईस स्ट्रक्चर से नहीं दिखा सकते। उसके सभी गुणों को बताने के लिए हमें एक से अधिक संरचनाओं को बताना पड़ता है। तो ऐसी संरचनाएं विहित संरचनाएं कहलाती हैं, या उनको हम अनुनादी संरचनाएं भी कहते हैं। लेकिन ये जितनी भी विहित संरचनाएं हैं, ये जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं, ये वास्तविक नहीं होती। ये कैसी होती हैं? ये केवल एक काल्पनिक संरचनाएं हैं। तो वास्तविक कौन होती है? इन सब अनुनादी संरचनाओं का संकर, इन सब का हाइब्रिड, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं, वही उसकी वास्तविक संरचना होती है। तो इन संरचनाओं का अनुनाद संकर अणु की वास्तविक संरचना को निरूपित करता है। ओजोन की पहले ऊपर आपको जो दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये इसकी विहित संरचनाएं हैं, जबकि नीचे वाला जो आपको थर्ड दिखाई दे रही है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। अगर ओजोन की हम बात करें तो ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, वो अगर सिंगल बॉन्ड लेंथ है तो 148 और डबल बॉन्ड लेंथ है तो 121 पिकोमीटर होनी चाहिए। लेकिन जो हम देखते हैं ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य ना तो सिंगल बॉन्ड लेंथ मिलती है ना डबल बॉन्ड लेंथ मिलती है, बल्कि इन दोनों के बीच में 128 पिकोमीटर मिलती है। तो ना तो इसकी स्ट्रक्चर 1 सही है, ना इसकी स्ट्रक्चर सेकंड सही है। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं या इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। देखिए ओजोन की जो वास्तविक संरचना है वो थर्ड है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। आबंध ध्रुवणता। जब असमान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन का आवेश अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर अधिक हो जाता है, जिससे आबंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इस बात को जरा गहराई से समझो। देखो जैसे एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, यदि वो होमोडायटमिक मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि H2, O2 यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, नाइट्रोजन N2 यानी कि NN नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, क्योंकि इनमें ये होमोडायटमिक मॉलिक्यूल है, सम द्विपरमाणु अणु है, दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में रहेंगे। लेकिन यदि कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बने जिसमें एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो, दूसरे की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले तत्व की ओर अधिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जिस पर अधिक हो गए उस पर थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक जिससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार उस बॉन्ड में पोलैरिटी या ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। दोनों आवेशित परमाणुओं के मध्य की दूरी तथा उनके आवेश के मध्य गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको समझो। जैसे मानो HCl है, HCl में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो साझे के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अधिक हो जाएंगे? क्लोरीन की ओर। तो HCl में अब ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड ना होकर कैसा होगा? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये शुद्ध सहसंयोजक बंध ना होकर यह ध्रुवित सहसंयोजक बंध होगा। इसमें बंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी और उसके कारण से दो ध्रुव बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। इस पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल के कारण से जो इनके मध्य की दूरी होगी और इनका आवेश जो उत्पन्न होगा, उनका गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो डाइपोल मोमेंट बराबर क्या है? आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी। आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया है और मध्य की दूरी को R से रिप्रेजेंट किया है। तो H पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ वो निकाल लो, या Cl पर कितना हुआ। केवल अंतर क्या आएगा? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। आवेश की मात्रा तो बराबर होगी। और दोनों के मध्य की दूरी निकाल लीजिए R। इन दोनों का जब गुणनफल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? डेबाई है। इसकी यूनिट एक डेबाई है और एक डेबाई बराबर होता है 3.33564 इंटू 10⁻⁻34 कूलम्स मीटर। ये इसका यूनिट है, एक डेबाई। इसको डेबाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। BeF2 तथा BF3 में डाइपोल मोमेंट 0 है। ये समझे बात को। हालांकि बेरिलियम और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम।
लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये जो BF2 है इसमें एक तरफ जितना फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड दूसरा खींच रहा है, तो रिजल्टिंग अट्रैक्शन फोर्स 0 हो गया। इसी प्रकार से हम BF3 की बात करते हैं। BF3 में भी ये जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगी। जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है एक दूसरे को प्रति संतुलित कर देता है। इसके कारण से कुल जो सदिश योग है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो BF2 तथा BF3 में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, क्योंकि इनमें आबंध द्विध्रुव विपरीत दिशा में होने पर कुल सदिश योग शून्य हो जाता है। H2O तथा NH3 में डाइपोल मोमेंट है, अर्थात बहुपरमाणविक अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण केवल आबंध आघूर्ण पर ही निर्भर नहीं करता, परंतु आबंधों की स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ BF3 में 0 है, लेकिन H2O में आप देख रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था है कि पॉजिटिव पोल के हाइड्रोजन एक तरफ और ऑक्सीजन एक तरफ, इस कारण से इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार से आप NH3 और NF3 को देखें। NH3 में लोन पेयर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और नाइट्रोजन बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण से NH3 में डाइपोल मोमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, NF3 की तुलना में ज़्यादा है। NF3 की तुलना में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट की में आप देखें कि निगेटिव पोल एक ही तरफ है ऊपर की ओर और पॉजिटिव पोल नीचे की ओर, जबकि NF3 में देखें फ्लोरीन अधिक विद्युतऋणी होने के कारण से नीचे की ओर खींचेगा, लोन पेयर के कारण से ऊपर की ओर जाएगा, चार्ज कुछ हद तक काउंटर बैलेंस हो जाएगा। यही कारण है कि NH3 में डाइपोल मोमेंट NF3 की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ हमें यही नहीं देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, हमें यह भी देखना है कि उनकी स्थानिक व्यवस्था किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से अरेंज्ड हैं कि वो डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट करते हैं।